नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली ग्रुप डी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और दोस्तों, ये सारे वो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में लगातार एग्जाम में पूछे गए। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन फिजिक्स से है। आपने देखा होगा कि एग्जाम में मात्रक से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई विद्युत की मात्रा का या विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, एम्पियर जो है ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, ये इसकी इकाई है। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि भाई जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। और ये जो ओम का साइन है दोस्तों, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में साइन ऑप्शन में दे देते हैं। तो याद रखना है प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा और इसका साइन आपको दिखाई दे रहा है। विभवांतर का अगर आपसे मात्रक पूछे तो आपका वोल्ट है और विभवांतर को वी से दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है दोस्तों, और कूलाम को सी से दर्शाया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई शक्ति का मात्रक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट शक्ति का मात्रक वाट है दोस्तों, और इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर अगर आपसे पूछे कार्य और ऊर्जा, तो दोनों का ही मात्रक जूल है दोस्तों, और इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछे बल का मात्रक क्या है, अति इंपोर्टेंट है, बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन है, एन से इसको डिनोट करते हैं। और अगर आपसे पूछे दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक पास्कल है, और इसको पी ए से प्रदर्शित करते हैं। ये सारे इंपोर्टेंट मात्रक है जो कि लगातार एग्जाम में पूछे गए। तो सारे को एक बार रिविजन कर लो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मात्रक से बाहर ना जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2.0 डी है। यहाँ पर डी का मतलब क्या है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस की शक्ति किसमें मापते हैं, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो अति इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, ये जो डायोप्टर है ना, इस डायोप्टर में लेंस की शक्ति को मापते हैं। या लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। ये एक और मात्रक से क्वेश्चन आया, क्योंकि लगातार मात्रक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला अदिश राशि है, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अब यहाँ पर सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करवा देता हूं दोस्तों। दो प्रकार की राशि होती है, एक तो आपका अदिश राशि हो जाएगी, एक तो आपका अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि होती आ जाएगी। अब दोस्तों ये जो अदिश राशि ये क्या होता है, क्या होती है, तो अदिश राशि ऐसी राशि जिसको दर्शाने के लिए केवल परिणाम की जरूरत पड़ती है, केवल परिणाम की जरूरत पड़ती है, उसे कहा जाता है अदिश राशि। अदिश राशि अगर आपसे पूछे कि भाई अदिश राशि के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो पहला तो आपका हो जाएगा दोस्तों चाल, चाल। दूसरा हो जाएगा दूरी, दूरी। समय, समय। ताप, ताप। उसके बाद में ऊर्जा, ऊर्जा। उसके बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, तो ये सब आपका अदिश राशि के अंतर्गत आता है। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि अदिश राशि के अलावा एक और राशि होती है दोस्तों, जिसको बोला जाता है सदिश राशि, सदिश राशि। और दोस्तों सदिश राशि क्या होती है, तो इसको दर्शाने के लिए परिणाम की जरूरत तो होती है, परिमाण की जरूरत तो होती है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इसमें दिशा की जरूरत भी होती है, दिशा की जरूरत भी होती है। तो ऐसी राशि जिसमें परिणाम और परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशि के उदाहरण अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों वेग, वेग। विस्थापन, विस्थापन। उसके बाद में आपका त्वरण, त्वरण। उसके बाद में संवेग, संवेग। ये सब आपके किसके उदाहरण हैं। और एक और याद रख लेना दोस्तों, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ये सब किसके उदाहरण है दोस्तों, तो ये सब के सब सदिश राशि के उदाहरण है। तो सदिश और अदिश राशि क्या होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, और इनके उदाहरण से तो लगातार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हर साल बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, पारसेक किसकी इकाई है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो पारसेक है, ये पारसेक किसकी इकाई है। तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो पारसेक है, ये पारसेक दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछे, तो ये सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक है, पारसेक है, पारसेक है।
फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जो एक पारसेक है, ये एक पारसेक जो है ये किसके बराबर होता है, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक पारसेक जो है ये एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर आपका एक पारसेक होता है। कई बार एग्जाम में तीनों क्वेश्चन पूछा गया, पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक 3.086 गुणित 10⁻16 मीटर आपका एक पारसेक होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। अब दोस्तों इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन से, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन से। पहली चीज याद रखना है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि भाई ये जो आपका इंसुलिन है ना, ये जो आपका इंसुलिन है ये काम क्या करता है। तो दोस्तों आप जो कार्बोहाइड्रेट है या जो शर्करा है उसको ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हो, ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हो। अब जितनी जरूरत आपके शरीर को ग्लूकोज की पड़ी उतना आपने उसका ऊर्जा के रूप में यूज कर लिया। बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है दोस्तों उसको हम शरीर में किसके रूप में संचलित करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में उसको संचित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन से बदलता है। कौन बदलता है, तो जो इंसुलिन हार्मोन से, ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन्स आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। अब मान लो आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो गई, अब इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज यानी शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर आपके शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में आपको एक बीमारी होगी जिसको हम गांव में बोलते हैं शुगर की बीमारी, ठीक है, शुगर की बीमारी, और इसी को बोला जाता है मधुमेह रोग, मधुमेह रोग। तो शुगर या शक्कर की बीमारी, शुगर या शक्कर की बीमारी या मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। ये चीज तो यहाँ पर अपन ने जान ली, लेकिन यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको जानना होगा दोस्तों कि जब ये ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो एक हार्मोन आता है ग्लूकोगान, ग्लूकोगान, ठीक है। तो ये ग्लूकोगोन या ग्लूकोगान हार्मोन से जो है ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलता है जब अपने शरीर को जरूरत पड़ती है ऊर्जा की तब। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है भैया कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों ये जो दूध की शुद्धता होती है ये लेक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको याद रखना है कि दूध की शुद्धता है ये लेक्टोमीटर से मापते हैं। अब यहाँ से ये जो दूध है ना, ये दूध एक प्रकार का संपूर्ण आहार माना जाता है, संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो दूध है ना इस दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा, कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर या शर्करा। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा। कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। और दोस्तों ये जो दूध है ये संपूर्ण आहार माना जाता है, तो इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन भी पाया जाता है। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है दोस्तों, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, दूध में आपका केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और दूध की शुद्धता कौन नापता है, तो लेक्टोमीटर नापता है, लेक्टोमीटर नापता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। अगला, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलते हैं या और भी अलग अलग मैच चलते रहते हैं तो उसमें जो खिलाड़ी है बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। अब दोस्तों ये जो एनर्जी ड्रिंक होता है ना, ये एनर्जी ड्रिंक क्या होता है, तो ये एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा चाहिए तो वो किसका उपयोग करेगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करेगा। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन का, तो सुक्रोज नामक शर्करा का उपयोग करेगा, सुक्रोज नामक शर्करा का उपयोग करेगा। अब ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। तुरंत ऊर्जा क्यों देता है दोस्तों, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, ये जो पाचन है, तो ये पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है।
अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी खाना आपने मुंह में रखा और उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है तो वो आपको एनर्जी जल्दी देगा। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से, और कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना दोस्तों, ये 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम देता है दोस्तों। प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा देता है, तो 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम आपको ऊर्जा देता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा है दोस्तों सुक्रोज। ये जो सुक्रोज है ना दोस्तों, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके घर में जो शक्कर होती है वो शक्कर सुक्रोज होती है, इसीलिए इसको टेबल शुगर कहा जाता है। और जब भी आपने देखा होगा कि किसी को चक्कर आते हैं तो अपन पानी में शक्कर घोलकर पी लेते हैं ताकि उससे एनर्जी मिल जाती है, तो इसीलिए इसको सुक्रोज, और इसी से एनर्जी मिलती है। दोस्तों एक होता है आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसको बोला जाता है फल शर्करा, फल शर्करा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी आपका प्राकृतिक शर्करा आपकी कौन सी हो जाती है, तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा आपका फ्रक्टोज हो जाती है। फिर एक शर्करा आती है लैक्टोज। लैक्टोज जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि दूध में आपका लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपका दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शर्करा है जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इतनी शर्करा आपको याद रखनी है। अगला, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो वायुमंडलीय दाब है दोस्तों ये बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि आपका एक तो जितने भी मात्रक है उनसे क्वेश्चन एक ना एक बनता ही बनता है, और एक जो यंत्र है इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सारे यंत्र को एक ही बार में हम कवर कर लेते हैं, सारे यंत्र को एक ही बार में कवर करते हैं। अमीटर, अमीटर दोस्तों ये क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। एक आता है आपका बेरोग्राफ, तो ये वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। बैरोमीटर या बैरोग्राफ दोनों एक ही है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कार्डियोग्राफ दोस्तों आपने देखा होगा, हृदय की जो गति है वो कार्डियोग्राफ मापता है। डायनेमो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। फेदोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, समुद्र की गहराई कौन नापता है, फेदोमीटर नापता है। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का मापन कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। ओडोमीटर इंपोर्टेंट है, कार द्वारा तय की गई दूरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार द्वारा तय की गई दूरी कौन मापता है, तो आपका ओडोमीटर। पेरिस्कोप अति इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेरिस्कोप आपने देखा होगा दोस्तों, जो पनडुब्बी होती है वो पनडुब्बी क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आपका जल है, जल है, जल है, और इस जल के अंदर आपका पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी होती है। अब स्वाभाविक सी बात है जब जल के अंदर होगी तो उसको जल के ऊपर का दिखाई नहीं देगा, तो इसमें दोस्तों एक पेरिस्कोप लगा होता है, एक इस प्रकार से पेरिस्कोप लगा होता है, तो उसको जल का ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है कि भाई कोई जहाज तो नहीं आ रहा है, कोई जहाज आ रहा है तो इसके ऊपर से तो नहीं निकलेगा। तो पेरिस्कोप क्या करता है, तो जल के भीतर की वस्तुओं को देखने में काम किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन कौन करता है, पायरोमीटर। सिस्मोग्राफ अति इंपोर्टेंट है, सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, सिस्मोग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। टेलीस्कोप क्या करता है दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखता है। और कैलोरीमीटर अति इंपोर्टेंट, कैलोरी या ऊर्जा का मापन कौन करता है, कैलोरीमीटर करता है। अगला, स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़ों की गति का अध्ययन करने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है धमनियों में रक्त की तीव्रता या बीपी का जो मापन करता है वो कौन करता है, तो सिस्मोग्राफ करता है, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, थर्मामीटर आपने देखा होगा कि ताप का मापन कौन करता है, थर्मामीटर करता है। हाइग्रोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि भाई आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो आर्द्रता का मापन आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला, वोल्ट मीटर, तो दोस्तों ये जो विभवांतर है ना, विभवांतर का मात्रक किसके द्वारा जाना जाता है, तो वोल्ट मीटर के। लेक्टोज अभी मैंने आपको बताया था लेक्टोमीटर, तो लेक्टोज जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है वो लेक्टोज होती है। और लेक्टोमीटर क्या करता है दोस्तों, दूध की शुद्धता का मापन करता है। बैरोमीटर क्या काम करता है, तो ये जो क्वेश्चन था अपना बैरोमीटर वाला, तो वायु दाब का जो मापन है ये बैरोमीटर करता है। तो सारे के सारे इंपोर्टेंट यंत्र अपन ने यहाँ पर देखे, यहाँ से आपका लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला, मस्तिष्क की गतिविधि किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि भाई मस्तिष्क की जो गतिविधि है किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, तो ईईजी के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मस्तिष्क की गतिविधि ईईजी के द्वारा
यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। अब एक क्वेश्चन आपका, इतने क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का सवाल आपको कमेंट में देना है कि ये जो ईईजी है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि तांबा और टीन मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो कांसा है, ये कांसा किस किस से मिलकर बनता है? तो ताम्र प्लस टीन से मिलकर बनता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले जो खोज है ये दोस्तों कब हुई थी? तो आपने देखा होगा जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर सबसे पहले आपका यहाँ पर कांसे की खोज हुई थी, और इसीलिए जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और इसी के टाइम पर आपका कांसे की खोज की गई थी, जो कि तांबा और टीन से मिलकर बनता है आपका कांसा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाकर लिखना कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। ये जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है दोस्तों, ये क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। मतलब कोई वस्तु विराम है तो वो तब तक विराम रहेगी जब तक उस पर हम बल ना लगा दे। तो ये आपका न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं, और इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। अब ये जड़त्व क्या करता है दोस्तों? तो कोई भी जो अवस्था है, मान लो कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, और अगर अपन उसमें कोई भी बाह्य बल लगाएंगे तो वो उसका विरोध करता है, तो इसी को कहा जाता है जड़त्व। और जड़त्व का नियम कौन सा नियम है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी जो है दोस्तों, इसकी कमी से आपका होता है रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। और जो विटामिन डी है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो आपका बेरी बेरी रोग है, ये बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस रोग विटामिन ए की कमी से होता है, और इसी को कहा जाता है रतौंधी रोग, रतौंधी रोग। और अगर आपसे पूछे स्कर्वी रोग किससे होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला जो है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी द्रव्य में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अति इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन फिर फिजिक्स से आया। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरे का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो ये आपका स्टेपीज होती है। स्टेपीज कहाँ होती है दोस्तों? तो आपका कान में होती है, कान में होती है, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, छोटी हड्डी है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई कान में कितनी हड्डियां होती है, तो कान में टोटल 6 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर होगी, और ये कहाँ पाई जाएगी? जांग में। कहाँ पाई जाएगी? जांग में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग में। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई आपके सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, पूछ सकता है ना कि सिर में आपके कितनी हड्डियां पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिर में कितनी पाई जाती है, या फिर आपसे पूछ ले कि भाई चेहरे पे कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो सिर में आपकी पाई जाती है दोस्तों 8। अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो चेहरा है, इस चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाएगी? 14। या अगर आपसे पूछ ले कि कान में कितनी पाई जाएगी, तो कान में आपकी 6 होती है, 3 दोनों कान में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टीपेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, रक्त समूह की खोज किसने की? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना कि जो रक्त समूह है, इस रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्ल लैंडस्टीनर साहब है, ये कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने क्या किया, तो रक्त समूह की खोज की। अब अगर आपसे पूछे
कि इस रक्त में सर्वग्राही कौन होता है? सर्वग्राही कौन होता है? तो ऐसा रक्त समूह जो सबसे रक्त ले सकता है वो आपका O नेगेटिव। अगर आपसे पूछे कि सर्वदाता कौन है, सर्वदाता कौन है, तो सर्वदाता होगा दोस्तों आपका AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। O आपका सबसे ले सकता है, AB आपका सबको दे सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, ये आपका जो अनुवांशिकता है, ये अनुवांशिकता के जनक है। अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। अगर आपसे पूछे कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया, तो दोस्तों ये जो चेचक का टीका है ना, ये चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया दोस्तों? तो पेनिसिलिन का खोज किया। पेनिसिलिन जो है, ये पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन और उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको अपन ने देखा, ताकि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो और वहां पर एग्जाम में आपको सारी चीजें याद रहे। इसके लिए बार बार रिवीजन करते रहे और क्लास को डेली देखना ना भूले, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।